तो हम लोग लास्ट क्लास में 2022 का ना पीवाई को डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक कुछ ही क्वेश्चंस किए थे, कितना रह गया था। और जो आप लोग ट्राई करके आए हो 23-22 का पेपर कंप्लीट किया आप लोगों ने? तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे यही सर ना, लास्ट टाइम यहाँ पे थे, यहीं पे छोड़ दिया था मैंने। तो अब इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पे थे ना, बाकी बता नहीं रहे थे, ये मैंने सॉल्व किया था। तो इसको अभी मैं एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था आप मुझे ना एक काम करो, क्योंकि जिन लोगों के आपने क्वेश्चन नंबर टिक कर रखे होंगे ना, तो जो पेपर के जो पीडीएफ है उसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो मुझे आप टेक्स्ट कर दो, पर्सनली टेक्स्ट कर दो या ग्रुप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक साथ जैसे मान लो 2023 ईयर लिखो और क्वेश्चन नंबर लिखो आप एक साथ, है ना, एक ही टेक्स्ट में, वो आप ग्रुप में भेजो जिनका जो भी डाउट्स हैं, फिर वो एक साथ में कर पाऊंगे। जैसे आप अचानक पूछोगे अभी मैं सॉल्व करूँ मुझे टाइम लगेगा, मतलब हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे, ज्यादातर हो जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो मुझे टाइम लगेगा। तो बेटर है आप मुझे पहले अगर भेजोगे तो मैं सॉल्व करके आऊंगा, फिर उसमें मुझे सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं करके आऊंगा, तो आपको क्विकली मैं बता दूंगा कैसे क्या हो सकता है। ये है, क्योंकि वैसे फिर काफी है ना, क्योंकि रैंडमली अगर जैसे आप भी घर पे करते होंगे टाइम लग, सेम मेरे साथ भी, अगर मैं भी ऐसे सोचूंगा नए क्वेश्चन पर टाइम लगेगा, वैसा है। तो बेटर है कि पहले आप जो भी है एक बार जो आपके पास 2023-22 का पेपर है उसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन नंबर है ना, पीडीएफ यही वाला आपके पास भी हो गया, कोई भी पीडीएफ है ना, क्वेश्चन नंबर आप या तो एक काम कर सकते हो, उसको स्कैन करके पीडीएफ में जो जो डाउट है उसको स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ बना के मुझे भेजो, आप पर्सनली भेजो या ग्रुप में भेजो जैसे समझ आए, फिर उसका डाउट क्लास करेंगे, बेटर रहेगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा उसमें। ये है। हाँ लेटेस्ट कितने बजे तक भेज? आप कभी आज भेजिए, शाम तक, रात तक भेज दीजिए, कल सुबह तक भेज दीजिए, तो इससे ये है कि दिन में मैं एक बार ट्राई कर लूंगा ना, ये है। तो ऑलरेडी मैं ट्राई करके आऊंगा तो आसान रहेगा बताने में, है ना, ये चीज है। आप भी ट्राई करके आइए, मैं कहता हूँ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार उसी पेपर को आप 5 बार सॉल्व करो, एटलीस्ट मुश्किल क्वेश्चन तो करो ही, आसान वाले ठीक है छोड़ दो, मुश्किल तो करके ही देखो ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ये है। तो हम लोग लास्ट क्लास यहीं तो सॉल्व किए थे, मतलब यहाँ तक डिस्कस किए थे, तो अभी मैं इसको करवा देता हूँ। अभी आप लोग मैं बताया या तो क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो या स्कैन करके उसको एक सिंगल पीडीएफ बना के आप मुझे सेंड करो पर्सनली या उस पर, फिर हम लोग उसको सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे फिर कल, क्योंकि आप भेजोगे, आज भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले कोई करके आएंगे तो आसान रहेगा, ये है। एनीवे हम लोग यहाँ तक गए, बस बता देता हूँ कैसे कैसे क्या है, तो बाकी तो आपको पता ही है। इसमें इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं अभी, क्योंकि 65 क्वेश्चन है, कल तो हम लोग 45 तक ही किए थे, यहीं तक किए थे ना, यहाँ पे लास्ट क्लास में एंड किए थे यहीं पे ये सॉल्व करके। तो इसमें क्या है, ये तो आपने कर रखा है पहले हालांकि, है ना, अगर आप याद हो आप लोग क्लास में तो मैं सारे कर रखे हैं, जो भी टॉपिक जो पढ़ाया है टॉपिक वाइज करा ही रखा है, लेकिन उस समय अलग है, जैसे आप खुद से अब ईयर वाइज सॉल्व करोगे ना, आपको फील होगा आप भूल गए हो या आपको कॉन्सेप्ट अभी याद नहीं है, तो इसलिए रिपीटेडली सॉल्व करने से क्या है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा आपको, ये है। सो ये आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, और क्या बोल रहा है ये देखिए आगे, तो xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, तो ये तो इजी है, क्या करेंगे आप सीडीएफ निकाल लो इसका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fx, है ना, क्या है आपके पास fnx ऑफ x, देखो किसके सीडीएफ के इक्वल आता है, तो इससे हो जाएगा कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, तो कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, हालांकि ये डी जनरेट पे कन्वर्ज करेगा, है ना, तो अगर ये डी जनरेट पे कन्वर्ज करेगा, दोनों सेम ही तो है, अगर कोई रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज करते किसी कांस्टेंट पे या डी जनरेट रैंडम वेरिएबल पे, तो वो तो सेम ही चीज है दोनों। EXN में क्या है, पहले आप EXN फाइंड कर दो, यहाँ से
e ऑफ एक्स एन फाइंड कर लो और उस पर लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर देखो ये आ रहा है कि नहीं। और देखो ये थ्योरम था, है ना, ये थ्योरम ही था एक्चुअली कि देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस xnk ऑफ xn सच दैट xnk कन्वर्जेस टू x ऑलमोस्ट श्योरली। तो इसमें ये आई थिंक आपने क्वेश्चन देखा मैंने ग्रुप में भेजे हैं कौन से क्वेश्चन? सर, मैंने गेट के ग्रुप है उसमें। मैं आपको बोला था सारे क्वेश्चन एक साथ मुझे भेजो, आप एक एक करके ऐसे कैसे होगा? आपके जो भी डाउट्स हैं एक जगह पीडीएफ बना के स्कैन करके मुझे भेजो, या फिर वो सारे क्वेश्चन नंबर मुझे सेंड करो, ठीक है, फिर मैं डाउट कराऊंगा वैसे, ताकि एक बार वैसा रहेगा कि मतलब मैं खुद भी सॉल्व करके आऊंगा। हाँ डाउट क्लास कल होगी? हाँ अभी कल होगी, फिर अभी मैं आगे करवा देता हूँ, लेकिन आप भेजो तो आगे मैं 46 से 65 तक का ऐसे डिस्कशन करवा देता हूँ। अभी ये है पहले आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजिए, फिर करते हैं आगे। सर हम लोग पहले से बस 19 और मतलब 1960 से मतलब वो सब पहले से डाउट पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ आपकी डिस्कशन से पहले वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वो क्वेश्चन डाउट क्लास 6 में पूछ, लेकिन मैं चाहता हूँ ईयर वाइज सॉल्व करो ना। जैसे आप ही कहते हो इतने सारी चीज करने को है, तो इतने सारी चीज एक साथ नहीं होगा, 1 बाय 1 होगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? जैसे मान लो गेट 2023 सॉल्व किए, उसमें 65 क्वेश्चन हैं, आपके 10 क्वेश्चन नहीं हुए, वो 10 क्वेश्चन पूछ लो, तो इससे आपको ये हो गया कि ना आप 2023 गेट का पेपर कर लिया, फिर 22 का करो, है ना। जैसे आप ही आज ही कहते हैं इतने सारी चीज करने को समय, तो ऐसे कैसे ऑर्गेनाइज वे में करो तभी तो होगा ना, ऐसे कैसे होगा? आप डाउट में कुछ भी पूछ सकते हो, 6 to 7 जो डाउट उसमें कुछ भी पूछ सकते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैं ईयर वाइज क्यों करवा रहा हूँ, ताकि एंड में आपको ये रियलाइज हो कि ये जो PYQ जो टोटल 100 मार्क्स के पेपर हैं उसमें आपको अभी कितना आया है, अभी कितना कर पा रहे हो, फिर क्या डाउट है उसको सीखो। क्योंकि ऐसे नहीं एक बार मैंने पढ़ा दिया सब आ गया आपको, ऐसा नहीं होगा। या आपने एक बार समहाउ कर उसको रिपीटेडली रिवाइज करोगे तो दिमाग में रहेगा, वरना भूल जाओगे टाइम जाने पे, ये है। तो ऐसे करके जैम और गेट का PYQ तो करना ही है, मतलब कर लिया होगा कुछ लोगों ने, तो कर ही लिया होगा, कई बार कर लिया होगा। जो लोग नहीं किए वो करो ऑर्गेनाइज वे में, ये नहीं अभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे मत, एक एक ऑर्गेनाइज वे में सॉल्व करो ना। आप 2023 के सारे पेपर कर लिए, उसमें जो डाउट आए आप मुझे डाउट एक साथ भेजो ना कि 2023 गेट के पेपर में मुझे ये क्वेश्चन डाउट है, चाहे क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो या उसका फोटो खींच के एक जगह स्कैन करके सिंगल PDF बना के भेजो, ताकि मेरे लिए एप्टीट्यूड वाले में भेज सकते हैं। हाँ वो भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एप्टीट्यूड भी भेज सकते हैं। हाँ तो 1 to 65 सारे क्वेश्चन कीजिए, फिर डिस्कस कीजिए मेरे साथ कि ये है, तो एट द एंड ये हो कि आपको 65 के 65 क्वेश्चन आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पता है। यही अभी अपलोड होगा पोर्टल पे, यही पेपर 2023 का अभी आपको पोर्टल पे आएगा एज अ मॉक टेस्ट। आप वहां सॉल्व करके देखो कि क्या आप फुल मार्क्स ला पा रहे हो, ये नहीं कि आंसर रट्टा मार रहे हैं, नहीं, आप सॉल्व करके प्रॉपर एग्जाम की तरह सॉल्व करो। आपको आता है एग्जाम मतलब सॉल्यूशन, आंसर याद है, स्टिल आप सॉल्व करके देखो कि आप कर पा रहे हो। और वहां पे आप 100 में 100 स्कोर कर पा रहे हो, मतलब आपको सारे क्वेश्चन क्लियर है, 3 घंटे में आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। हालांकि एग्जाम में अलग बात, एग्जाम में नए क्वेश्चन होंगे, सारे नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट जो हम पहले कर चुके हैं वो तो कर ही सकते हैं 3 घंटे में, उसमें 90+ तो ला ही सकते हैं। और उसमें भी आपको 40-50 आए तो आप बैड कंडीशन में हो, तो ओरिजिनल एग्जाम में आपके 15-10 आएंगे, सिंपल है। क्योंकि कुछ नया जादू नहीं होना, मतलब सिंपल ये कहता हूँ कि जो प्रिपरेशन आपने अभी कर रहे हो यही आउटपुट आपको एग्जाम में देगा, अभी आप क्या कर रहे हो वही आउटपुट देगा। ऐसा तो नहीं अचानक एग्जाम में कुछ जादू होने वाला है। जिन बच्चों से PYQ का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है एग्जाम के 4 दिन पहले, तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कर लेगा सारा? हाँ वो कुछ कर लेगा आसान वाले टाइप का, लेकिन एक टॉपर कैटेगरी में आने के लिए आपको जो पहले क्वेश्चन है 100% आपको एकदम हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना एग्जाम निकालने का, कि जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट उसको हम फुलफिल करें, ये चीज है। तो उसके लिए कैसे पता चलेगा आपको? जब आप रिपीटेडली सॉल्व करोगे तो कई बार गलतफहमी रहती है, वो गलतफहमी अगली बार दूर होती है जब आप सॉल्व करते हो। अभी आप 2023 का पेपर आपको लगता होगा सब आता है, आप 3 घंटे बैठ के सॉल्व करके देखो ना, आपको लगेगा 8-10-20 क्वेश्चन ऐसे जो आपसे नहीं हो रहे अभी भी, चाहे पहले भी कर रखा होगा आपने, स्टिल नहीं होगा सॉल्व आपसे। सेम मेरे साथ भी है, ऐसा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, वो कॉन्सेप्ट जो आप भूल जाते हो उसको बार बार सॉल्व करना होगा, ताकि वो याद रहे, समझ आए उस तरह के क्वेश्चंस। 3 घंटे में तो 65 क्वेश्चन थे,
नहीं रहते, हाँ नहीं होंगे ये छोड़ प्रैक्टिकल, नहीं जा रहे। छूटेंगे ऑब्वियसली छूटे, इसलिए एग्जाम में, वही तो कह रहा है एग्जाम में इसलिए 50 मार्क्स के आसपास पे टॉपर के मार्क्स आते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टाइम लेता है, कुछ क्वेश्चन इजीली हो जाता है, लेकिन जो इजी वाले वो तो हो जाए, और एटलीस्ट जो हम कर चुके हैं पीवाई की वो तो करें। अभी पीवाई क्यूज वाला मॉक टेस्ट जो आएगा पोर्टल पे, उसमें तो कम से कम 80-90 मार्क्स तो परफॉर्म कर पाएंगे, करना चाहिए ना इतना तो। ये है, क्यों नहीं होगा, स्पीड बढ़ाइए, वो करना पड़ेगा, सॉरी शॉर्टकट इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके लिए तो इजी है, ये थ्योरम था, ये मुझे याद आ रहा है कि दिस इज अ थ्योरम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर ये कन्वर्ज कर रही होगी प्रोबेबिलिटी में, so then there exists a subsequence xn of xn such that xn के converge to x almost surely। अगर कन्वर्ज करती है इन प्रोबेबिलिटी then there exists subsequence, ये थ्योरम था कि अगर ये ट्रू होगा इसमें शायद, अब चेक करना है ना, ये शायद ट्रू है तो ये इंप्लाई इसको करता है, ये थ्योरम है। तो ये सब आप भूल जाओगे, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे कि अच्छा ये थ्योरम है, और यही स्टेटमेंट दूसरे तरह से एग्जाम में आएगा, दूसरे क्वेश्चन में, यही सब चीजें हैं। तो दुनिया भर की चीजें करने की जरूरत थोड़ी है हमें, हमें तो सिर्फ क्या करना है, सिलेबस, पीवाईक्यूज, और जैसा भी मॉक टेस्ट है वो देते रहो। कुछ दुनिया वाली चीज थोड़ी करने की, इतनी सारी चीजें दुनिया में, क्या क्या करें क्या नहीं, कुछ नहीं करना आपको। सिलेबस आपके पास है, सिलेबस के एक एक टॉपिक का डेफिनेशन क्लियर हो, रिलेटेड थ्योरम्स क्लियर हो आपको, उस पे बेस्ड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो मतलब आपको पता है कि वो अप्लाई कैसे करना है। अभी आप न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मॉक टेस्ट दो, तो उसमें आपको दिखेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो, कहाँ गलती हो रही है, यही चीजें रिपीट करनी है फिर से, सिलेबस पीवाई की मॉडल रिपीट करनी है, नया कुछ थोड़ी करना है दुनिया में बहुत सारी चीजें, दुनिया में बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है बेसिक वही करना है आपको। तो ये तो ऐसे ही थ्योरम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या अप्रोच होगा इसका, कि M कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, ओके, जिसकी आइगन वैल्यू 1 2 3 है। N कोई 3x3 की मैट्रिक्स है जो रियल आइगन वैल्यू है जिसकी। अब यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि Mn और N ट्रांसपोज M 3i है, Mn और N ट्रांसपोज M जो है 3i के इक्वल है, ओके। तो पूछ रहा है आपसे कि then which of the following cannot be the eigen value of matrix n। अब आप सोचो, अभी सोचो ना, जैसे मान लो क्वेश्चन आया, अब आप खुद अप्रोच लगाओ, क्या कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे ही नया क्वेश्चन आएगा, अब आपको खुद कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, क्या कर सकते हो आप, सेम घर पे करना होगा। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो n की आइगन वैल्यू नहीं हो सकती है। m की आइगन वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है, m की आइगन वैल्यू क्या है 1 2 3 है। सर इनका आइगन वैल्यूज अल्फा बीटा गामा ले लेंगे, फिर अल्फा का कोरेस्पोंडिंग वो उसमें बैठाएंगे कि m का जो वैल्यू है वो 1 अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, और उसको लिखेंगे 1 इक्वल टू 3, ऐसे करके जो इक्वेशंस आएंगे उसमें से सर वो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, Mn और N ट्रांसपोज M ये 3i है, तो इसका मतलब ये है एक्चुअली आपको पता है Mn और Nm का ट्रेस इक्वल रहता है ना, आइगन वैल्यू भी इक्वल होती है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। तो अच्छा वहां पे एक थ्योरम था ना, तो 2 टाइम यहाँ पे क्या होगा, देखिए जैसे एग्जांपल के मैं लैम्डा लेता हूँ आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये n का आइगन वैल्यू मान लीजिए लैम्डा है, सो फॉर एग्जांपल n की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो क्या बनेगी लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 3। 1 बाई लैम्डा कहाँ से आ गया, सर n ट्रांसपोज है ना, तो फिर ट्रांसपोज में क्या होता है, इनवर्स हो रही है, अच्छा हाँ, इनवर्स में 1 बाई लैम्डा होता है ना, a और a ट्रांसपोज की सेम आइगन वैल्यू होगी, a ट्रांसपोज की सेम डिटरमिनेंट होगी, सो फिर अल्फा मतलब लैम्डा होगा सर, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा बराबर 3, 2 रखेंगे तो 2 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा बराबर 3, 3 रखेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 6 लैम्डा बराबर 3, तो यहाँ से लैम्डा एक हुआ 3/2, एक लैम्डा हुआ 3/4, एक लैम्डा हुआ 3/6 मतलब 1/2। देखिए तो इसमें क्या कैसा नंबर आया,
अच्छा तो एक तो 1/4 नहीं आया, 1/2 3/4 तो आ गया, अब 1/4 और 7/4 तो यहाँ कहाँ गलत हुआ है, 3 आई था ना, 3 था, तो 2 लैम्डा फिर यहाँ से 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा है ना। सर यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है तो। अच्छा मल्टीपल करेक्ट है क्या, तो फिर इसका मतलब है ए और वैल्यूज एस है। ए और डी चेक कीजिए, आंसर एक बार पेपर खोल लीजिए आप, आंसर की भी चेक करते रहिए, तो इसमें ए और डी करेक्ट होगा, चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि 3/2 3/4 1/2 तो आ ही रहा है, तो ये होना चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ क्या अप्रोच यूज किया मैंने कि प्रोडक्ट की आइगन वैल्यू पता ही आपको, तो वहां से हमने यूज किया है, क्योंकि सिमेट्रिक है तो कुछ ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, और भी अप्रोच हो सकते हैं, दूसरा अप्रोच एक काम और कर सकता था मैं एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता इसको, तो एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता तो n प्लस एम इनवर्स n ट्रांसपोज m इज इक्वल टू 3m इनवर्स, इससे भी वही है बात, वही निकल के आती, तो चूंकि m सिमेट्रिक है और इन्वर्टिबल है तो उसे भी कर सकते हैं, यही होना चाहिए, आंसर की देख लेना। ठीक है, अब यहाँ समझिए, ये हम लोग क्लास में भी किए थे कि m कोई 3x2 की रियल मैट्रिक्स है हैविंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन m बराबर USV ट्रांसपोज, और आप लोग थ्योरी भूल गए होंगे क्योंकि ऑब्वियसली भूल जाते हैं, तो उसके लिए डिवाइस करना पड़ेगा आपको, तो m आपके पास क्या है USV ट्रांसपोज है, s आपको ये दे रखा है, U ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, V एक 2x2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, then which of the following statement is are true, तो रैंक ऑफ m इज 1, तो m डायरेक्टली है इससे, क्योंकि u भी ऑर्थोगोनल है ना, तो s और m की प्रॉपर्टी मैच करेगी, मतलब कहीं ना कहीं सिमिलर मैट्रिक्स टाइप का कॉन्सेप्ट है कि m and s आर सिमिलर, ऐसा समझ सकते हैं आप, तो देख लीजिए इससे क्या आएगा, तो यहाँ अगर s तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से कर रहे थे सर। हाँ ये कराया था ना क्लास में हमने, जब सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से पढ़ाए थे। हाँ। क्या आंसर होगा बताइए, तो रैंक ऑफ मैट इज आर, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एम इज 2, हाँ ये गलत हो गया है ना, एस का रैंक 2 है इसलिए ये भी होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यू तो ऑर्थोगोनल है, यू भी दोनों ऑर्थोगोनल है। देन नलिटी विल बी 0, ऑप्शन डी नलिटी इज 1। हाँ क्योंकि यहाँ पे m क्या किस ऑर्डर का है, m 3x2 का है, एक मिनट m 3x2 का है ना, तो 3x2 ओके, कॉलम इज 2 है ना, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर कॉलम, ठीक है, तो नलिटी 0 होगा, तो ये भी गलत हो गया। ट्रेस ऑफ m ट्रांसपोज m, तो यहाँ से m ट्रांसपोज m निकाल के देखिए, m ट्रांसपोज m निकालेंगे तो USV ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज ही इनवर्स के इक्वल होता है एक्चुअली, ठीक है ना, तो इसका फिर ट्रांसपोज ले लेंगे और यहाँ से USV ट्रांसपोज, m ट्रांसपोज m सिंपलीफाई करो इसको, ट्रांसपोज होगा v इधर आ गया, s u इनवर्स USV ट्रांसपोज, u इनवर्स u i हो जाएगा, तो VS अच्छा यहाँ ट्रांसपोज रहेगा, हाँ तो ये ट्रांसपोज ही इनवर्स है, तो यहाँ पे S ट्रांसपोज S V ट्रांसपोज, S ट्रांसपोज S निकाल लीजिए आप, तो यहाँ से S ट्रांसपोज S निकाल सकते हैं, और जो S ट्रांसपोज S की प्रॉपर्टी होगी वही M ट्रांसपोज M की होगी, तो क्या आएगी ट्रेस इसकी, तो ये M ट्रांसपोज M आपका इसके इक्वल है, तो ये V इनवर्स ही तो है, तो ट्रेस ऑफ M ट्रांसपोज M इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ S ट्रांसपोज S। अब ये सब एग्जाम में आप कब कर पाएंगे, जब घर पे आपने 2-4 बार प्रैक्टिस किया था, आपको आइडिया है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये है, तो यहाँ से ट्रेस दोनों का इक्वल है, अब यहाँ से S ट्रांसपोज S निकाल लेंगे आप और देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम यहाँ पे करना है, M ट्रांसपोज M निकाला है, फिर उसका इनवर्स लेना है, फिर से इसका इनवर्स ले लीजिए, तो यहाँ अगर मैं इनवर्स लगा दूं M ट्रांसपोज M का फिर इनवर्स लगा दूं, तो यहाँ भी इनवर्स लगा दीजिए, ये इधर आ जाएगा, फिर उसे M ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दे, रिड्यूस हो जाएगा, फिर देखना है कि लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू, तो सिंगुलर वैल्यू तो हम निकाल रहे थे ना, सिंगुलर वैल्यू निकाल रहे थे, क्या होता है सिंगुलर वैल्यू, को बताइए मुझे, सिंगुलर वैल्यू का हाउ टू फाइंड सिंगुलर वैल्यू ऑफ A, मुझे A का जब सिंगुलर वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वो ये ट्रांसपोज A का आइगन वैल्यू
निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट। यस, सो ए ट्रांसपोज ए की आएगा लैम्डा है, तो रूट लैम्डा इज द सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए। अब ये सब अप्रोच कैसे याद रहेगा, जब आप रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा ना। तो ये है, तो उससे ट्राई कर सकते हैं आप। तो लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू मैट्रिक्स दिस, तो एक बार ये मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लीजिए और ये मैट्रिक्स जो आएगा तो उसके हिसाब से फिर देखेंगे सिंगुलर वैल्यू क्या आती है ना। ट्राई करके देखिए, तो डाउट पूछिए, वही बोल रहा हूँ कि एक बार एक एक क्वेश्चन आप साफ सुथरा अच्छे से सॉल्व करो एक नोटबुक में, एटलीस्ट पहली बार कम से कम रहे तो अच्छे से करो, फिर दूसरी तीसरी बार में आप ऐसे रफली कर सकते हो, लेकिन पहली बार तो ठीक से करोगे ना कि नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो वापस जाके देख सके कैसे सॉल्व किया। वरना क्या होगा, एक ही क्वेश्चन मुझसे आप 10 बार पूछोगे डाउट में। जब तक आपके पास ईयर वाइज सॉल्यूशन अगर आपने खुद से नहीं बना रखे हैं तो आप एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछोगे, हर बार डाउट आएगा आपको सेम क्वेश्चन। तो ये है कि एक तो 23 का पेपर अच्छे से सॉल्व करो नोटबुक में, 22 का, 21 का, 19 का, 20 का, गेट के हो गए सारे, ऐसे जैम के एक एक कर दो। जब आप कभी दोबारा रिवाइज कर रहे हो, दोबारा सॉल्व करो, नहीं हो रहा तो वापस अपना नोटबुक ही देख लो कि आपने कैसे किए थे सॉल्व। ये तो बार बार मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा ना आपको, ये तो एक बार ही पूछना पड़ेगा। मतलब आप सॉल्व करो, जो आपसे नहीं हुआ मुझसे पूछ लो, फिर आप दोबारा एक बार अच्छे से लिख लो, तो आपके पास हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है अब एटलीस्ट पीवाईक्यू का। तो जब रिवीजन आप करोगे दोबारा तो उसमें आप खुद से देख सकते हो। यहां पे क्या था कि x एक रैंडम वेरिएबल है इस तरीके से कि, है ना, इसे क्या समझ आता है? सिलेबस है सर। हाँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है सर। किसने कहा? सर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं है सर सिलेबस में। कोई जरूरी है? हाँ, वो है, आ जाएगा, गेट में आता है, ठीक है ना, वो आ जाएगा, पूछ लेगा आपसे। सिलेबस में नहीं है फिर भी आ जाएगा। हाँ, तो इस बार भी सिलेबस में थोड़ी था। आप गेट 2022 का सिलेबस खोल के देखिए वेबसाइट पे जाके, सिलेबस में क्या नहीं है वहां लिखा है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, पढ़िए आप ठीक से। ये रैंडम वेरिएबल में ही पूरा कवर हो गया है एक्चुअली। इसने उतना जैम के सिलेबस को बहुत एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है, गेट में उतना एक्सप्लिसिट थोड़ी लिखा है। तो ये आपसे पूछ लेगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे हर साल एक क्वेश्चन आया है, चेक कीजिए आप, हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे। मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, जैम में नहीं है, ये गेट में है। तो यहाँ पे x एक रैंडम वेरिएबल है ना, तो ये तो ठीक है, मतलब ये इंटीजर वैल्यूड है, a/2 टाइम x इज समथिंग लाइक k बोल दो, है ना, जहाँ k कोई इंटीजर है आपका, k इज इंटीजर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2πk/a, 2πk/a हो जाएगा ना। k इंटीजर है, a कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये सपोर्ट है रैंडम वेरिएबल का। अगर आप सपोर्ट देखोगे k इंटीजर है, सो k कैन टेक वैल्यू 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, तो ये सपोर्ट है। अब से पूछ रहा है phi(x) at a, तो phi क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो डेफिनेशन तो बताइए आप लोगों को, सो पुट करके देखिए क्या आएगा। phi(x) at a 1 आएगा क्या, phi(x) पीरियोडिक है क्या, mod phi(x) <1 होगा क्या, और ये तो आई थिंक थ्योरम पे ही थोड़ा सा इधर उधर किया है, जो थ्योरम इन्वर्जन थ्योरम था ना कुछ, तो उस पे ही थोड़ा इसने चेंजेस किए हैं, इसलिए ये तो गलत है, बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं। डेफिनेशन लगाइए, हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट है ना, x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो आपको phi(x) at t पहले आप निकाल लीजिए और बाद में t की जगह a रख दीजिए, तो आ जाएगा उससे, है ना। लोग ये सब कर चुके हैं, इसमें अगर एक जगह सॉल्यूशन आप बना के रख लो अपने पास, ताकि जब जरूरत पड़े आप दोबारा देख सको वहीं पे। ये हम लोग देख रहे थे, which of the following real valued function is are uniformly continuous। हम लोग, एक तो कॉन्टिन्यूटी होता है, एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होता है, तो आपको देखना है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, क्या होता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो पहली बात, ये जो हमारा है 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो तो चलो कर जाएगी। बाउंडेड फंक्शन जो होगा वो तो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। याद है इसका कॉन्सेप्ट क्या था? फिर अगर हाँ, डेरिवेटिव बाउंडेड है तो भी फंक्शन
यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है इंटरवल पे, तो ये तो बाउंडेड है नहीं, डेरिवेटिव है ना, सो डेरिवेटिव जिसका बाउंडेड होगा, आई थिंक इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी अनबाउंडेड हो जाएगा शायद, चेक कीजिए, और ये बाउंडेड रहेगा और ये रहेगा, ठीक है। सो डेरिवेटिव बाउंडेड है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। या डेरिवेटिव की लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर एग्जिस्ट कर रही है तब वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस रहेगा। तो आप डेरिवेटिव निकालिए, उसकी लिमिट इस इंटरवल पे बाउंडेड होने चाहिए, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे भी बाउंडेड होने चाहिए। सब डिवीजन करने से ही आएगा ना, बार बार प्रैक्टिस करने से। ये मान वेटनी टेस्ट हमने क्लास में किया था। सो 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल है साइज 7 का, और आपको एक पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2 दे रखा है। इफ मान वेटनी टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस H0 जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर सेम अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट सेम, देन वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स U फॉर द गिवन डेटा। तो इसका आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिख लीजिए, उसमें डेटा फिट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा कि मान वेटनी टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या था, और उसमें पुट कर लीजिए वैल्यू। अब याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, तो उसको अप्लाई याद कीजिए, पुट कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये तो आपको कराया होगा उन्होंने। कंसीडर द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपके पास ये है, और एप्सिलॉन क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस, एंड ये अननोन। इफ 52 observations of y x1 x2 x3 yield sum of square due to regression 18.6, डेटा गिवन है आपको। तो 52 आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं इसके, है ना, और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन आपको दे रखा है 18.6, एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आपको दे रखा है 79.23। क्या पूछ रहा है आपसे, देन फॉर द टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस दिस अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव ईच इज नॉन जीरो, द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इजी है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको अगर याद है इस प्रॉब्लम का तो डायरेक्टली पुट कर लेना है। द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द वन वे एनोवा। तो वन वे एनोवा है आपके सिलेबस में अभी रिग्रेशन में, देखिए इस बार नोवा दे रखा है। तो वन वे नोवा बेस्ड जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में वैल्यू पुट कीजिए डेटा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उससे आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसका चेक कीजिए सिलेबस में है कि नहीं, उन्होंने पवन सर ने पढ़ाया था ना, देख लेना एक बार। यहाँ पे आपके पास क्या कह रखा है, ये सपोज आपके पास ये पीडीएफ है, P be the probability the largest sample observation, मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, साइज 3 है, so third order statistics is at least twice the first order statistics। तो ये तो निकालना है आपको, ये कर लीजिए। सो एक अप्रोच होता है ज्वाइंट पीडीएफ वाला, कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पीडीएफ लिख के इस पे इंटीग्रेट कर लीजिए, ये तरीका है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, नहीं तो ये है कि आप फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पीडीएफ लिखिए और ज्वाइंट पीडीएफ को फिर इस पे इंटीग्रेट कर लीजिए, इस पे तो भी हो जाएगा जबर इंटीग्रेशन, एक ये तरीका है। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास लीनियर मॉडल दिस बी fitted to the following data where epsilon is normally distributed between this xi yi आपको दे रखा है, y not hat denote the ordinary least square estimate of y at x is equal to 6। तो least square estimator है y का x बराबर 6 पे, and the variance of y not hat जो कि c sigma square है। अच्छा, तो मतलब y नॉट हैट का वेरिएंस दे रखा है c सिग्मा स्क्वायर, देन बोल रहा है c की वैल्यू क्या होगी। तो आपको लिस्ट स्क्वायर, ये तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, तो आपको लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर तो पता ही है, y का फॉर्मूला तो पता ही ना आपको, ये तो जहाँ में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट लिखिए, x को 6 रख दीजिए, और उसके बाद वेरिएंस आपको दे रखा है ये दिस टाइम सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ से वेरिएंस लगाएंगे आप
तो है ना वाई कैप क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा नॉट हैट बीटा वन हैट या वाई आई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं आप। एक्स को रखना है 6, तो एक्स को 6 रख देंगे तो 6 प्लस एप्सिलॉन, इस तरह से कुछ। तो यहां से अप्लाई कीजिए वेरिएंस, तो उससे सी निकल के आएगा। अच्छा तो उसकी इसका नहीं होता क्या है, आप सीधा सीधा उसका है ना, ये तो इसका है ना हमारे पास कोऑर्डिनेट लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ y एट x नॉट। हाँ तो y का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन ये तो आएगा। और उससे आप पुट कर लो करके देखो, ये रिग्रेशन में कराया कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस कराया होगा ना रिग्रेशन जब पढ़ा रहे थे। देखो जो बाकी तो भी क्लासेस करवा देंगे। ये है यहाँ पे क्या है कि आपको 5 ऑब्जर्वेशन दे रखा है जिसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा। तो लेट द मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये पॉइजन से है, xi पॉइजन है, x लेस देन, तो यहाँ आपको राव ब्लैकपिल लगाना है ना। ये क्या होता है कि आप 1 ले लो जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू 0 या 1 है, 0 अदरवाइज ये वो हो गया। t आपका समेशन xi कंप्लीट सफिशिएंट आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t, राव ब्लैकबिल जो टेक्निक है वो यूज कीजिए। दिस इज UMVUE, तो इसका UMVUE आ जाएगा। पहले ये क्वांटिटी निकाल सकते हो आप और उसका UMVUE यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आते हैं UMVUE वाला। यहाँ पे है while calculating the Spearman's rank correlation coefficient based on n observations, आपको फिर से डेटा दे रखा है, समेशन DI स्क्वायर दे रखा है। तो पूछ रहा है कि द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ NQ माइनस n, ये एक फॉर्मूला था, इसको पुट कर लीजिए सीधा सीधा, तो उससे आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द बिहेवियर ऑफ कैट्स आर स्टडीड फॉर अ पर्टिकुलर फूड preference between two foods A and B. So for an experiment 70% of cats had food A will prefer food A, 50% of cats that has food B will prefer food A। अच्छा तो ये कहीं ना कहीं TPM बनाना पड़ेगा आपको। A B इस तरह से पूछा है। 70% cat had food A will prefer food A। अच्छा और 50% of the cat had food B will prefer food A। तो यहाँ कुछ ऐसा है 70% जिसका फूड A है A प्रेफर करेगी, और 50% ऑफ कैट फूड B, जिसके पास फूड B है तो 50% दैट विल प्रेफर A। तो ये हो जाएगा 70% है ना, 0.7 0.5 तो 0.3 0.5। अब पूछ क्या रहा है ये, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय आइडेंटिकल कंडीशंस इफ 40% ऑफ द कैट्स हैड फूड ए इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो इनिशियली उसके पास 40% जो कैट है उसके पास फूड ए था, तो पूछ रहा है देन परसेंटेज ऑफ कैट्स दोज विल प्रेफर फूड ए इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट। सो थर्ड एक्सपेरिमेंट में तो इनिशियली बता रखा है ना, इनिशियली ए था, तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ क्या निकालोगे, एक्स नॉट में इनिशियल लिख रहा हूं मैं, तो कितने ट्रांजिशन होगा, थर्ड ना। तो लेकिन फर्स्ट को मैंने ये लिया है एक्स नॉट, देख लीजिए ये बोला ना कि 40% ऑफ कैट हैड फूड ए इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी 40% है। तो अगर यहाँ 1 लिख दो तो क्या होगा, यहाँ 3 आप जो कहना चाह रहे हैं, तो ये आप कहना चाह रहे हो ना, ये क्या होगा, x1 a है उसकी 40% प्रोबेबिलिटी है, तो x3 बराबर a की क्या, मतलब 2 स्टेप के बाद a पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपकी मर्जी है, तो p है तो यहां से आप p स्क्वायर निकाल लो, तो अगले स्टेप का आ जाएगा p क्यूब निकालना पड़ेगा ना, p क्यूब निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 स्टेप बाद कह रहा है।
तो 2 स्टेप बाद है तो ये 1 स्टेप है। अच्छा पी स्क्वायर में आ जाएगा, देख लो एक बार, पी स्क्वायर से ये 1 स्टेप ट्रांजिशन है, तो फर्स्ट स्टेप में है तो इससे आ जाएगा पी स्क्वायर से निकाल दो, पी स्क्वायर से, पी स्क्वायर में आ जाएगा, पी स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल के आप देख लो उससे मिल जाएगा। सॉल्व करके देखो, नहीं तो मुझे भेजो। आप लोग अभी सॉल्व, मैं कल भी बोला था 2023-22 का सॉल्व करो, एक एक जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका क्वेश्चन नंबर मुझे भेजो आप कि ये क्वेश्चन डाउट है। ग्रुप में भेज सकते हो, लेकिन एक साथ भेजो, ग्रुप में या पर्सनली भेजो, या उस क्वेश्चन को स्कैन करके आप पीडीएफ बना के मुझे भेजो, तो कल फिर मैं डाउट कराऊंगा, क्योंकि ये है। नहीं तो अभी सॉल्व करूंगा, काफी टाइम लगेगा। वैसे आप डाउट बताओ फिर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास रैंडम सैंपल साइज 5 का ये पीडीएफ दे रखा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको दे रखी है ये। अच्छा, देन द एमएलई ऑफ 1/8 क्वांटाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले आप 1/8 क्वांटाइल निकाल लो, तो ये तो पता ही आपको हाउ टू फाइंड। सीडीएफ ऑफ x को 1/8 के इक्वल रख दो, जो x की वैल्यू आएगी वही 1/8 क्वांटाइल होगी, ठीक है ना, q 1/8 बोल देता हूं, तो ये आ जाएगा। अब आप यहां से थीटा का वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी यूज करके आ जाएगा। और यहां कह रहा है आपसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बीटा 2 है, देन द वैल्यू ऑफ क्रैमर और लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था, अगर जी बीटा बोलेंगे जी डैश बीटा होल स्क्वायर अपॉन आई बीटा, तो उससे आ जाएगा। तो ये जस्ट फॉर्मूला लगाने हैं क्रैमर और लोअर बाउंड के, ये सब जैम लेवल क्वेश्चंस हैं। यहां आपके पास कह रहा है कि x1 x2 x4 विद रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम बर्नौली, ठीक है ना, आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टेस्ट करना है थीटा इज 1/4 अगेंस्ट थीटा मोर देन 1/4, h0 is rejected if and only if this happens, alpha is a probability of type 1 error, the probability of rejecting h0 when h0 is true, and gamma theta is a power function of the test, और पावर एट 1/2 कह रहा है आपसे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, गामा 1/2 पूछ रहा है आपसे, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, h1 में थीटा को 1/2 रखना है, तो आ जाएगा, इजी है, भी जैम लेवल क्वेश्चन है। आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब क्या बोल रहा है ये, एक रैंडम सैंपल है नॉर्मल से, टेस्ट कर रहे हो म्यू इज इक्वल टू 10 अगेंस्ट म्यू इज इक्वल टू 12, सिंपल वर्सेस सिंपल है। Suppose that a test that reject H0 if the sample mean x bar is large is used, then the smallest value of n such that type 1 error is 0.5, type 2 error is at most 0.01। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजन निकाल के फिर उसमें जो कांस्टेंट आएगा, टाइप 1 एरर दे रखा है इतना है, टाइप 2 एरर, दो इक्वेशन मेरे पास है, तो एक से तो k निकल आएगी और दूसरे से n निकल आएगी, ये तो इजी क्वेश्चन, ये सब आप कर सकते हो इजीली। यहाँ y1 y2 yn be the order statistics of the random sample of size n from continuous distribution which is symmetric about mean mu, तो yn जो है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है of random sample of size n from continuous distribution which is symmetric about its mean mu, जो symmetric है mean mu के about, then the smallest value of n such that this happens, तो mu more than first order statistics less than nth order statistics। तो यहाँ पे आपको mu के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो अलग अलग करके हो जाएगा। इसमें आप एक बार लोगे फर्स्ट ऑर्डर स्टेटस लेस देन म्यू, nth ऑर्डर मोर देन म्यू, तो घटा लो इसको। हालांकि ऐसा मैंने करा रखे हैं, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करके देखो क्या आता है। चलिए क्या करना है, मतलब पहले इसमें आप क्या करना, ये आपका हाफ और हाफ की को रखना है, दिस हाफ किसको, सिमेट्री है तो यू से जो लेस देन की प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ होगी ना, लेकिन वो तो उसमें होगी ना, रैंडम वेरिएबल आपके, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। मान लो आपके पास y1 जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ये बोल रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये ऐसा है yn मतलब ये, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 से ज्यादा है, तो मुझे n की वैल्यू बताओ, n क्या होगा। सोचिए अब क्या करेंगे,
पता है क्या है, देखिए तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये जैसे है x1 है लेस देन म्यू एंड xn है मोर देन म्यू, इस तरह से कह रहा है ना। अब x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो इसका मिनिमम है वो म्यू से छोटा है, मैक्सिमम म्यू से ज्यादा है, तो ये इंटरसेक्शन है ना, ये A इंटरसेक्शन B टाइप का है। अच्छा इसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी, इसका कॉम्प्लीमेंट ना, ये तो बोल रहा है म्यू जो है y1 और yn के बीच है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, या तो म्यू y1 से कम है या म्यू क्या है, म्यू क्या है y1 से yn से ज्यादा है। अब ये सॉल्व करना आसान है आपके लिए, इससे कर लीजिए, ये y1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो y1 माइनस m इससे आ जाएगा, हाँ यहां से आ जाएगा। आप लोगों को पता है ना, देखिए ये आसान है, यहां से 1 माइनस ये है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू म्यू, तो यहाँ है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन म्यू माइनस ये है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन म्यू। अब आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ सीडीएफ पता है? हाँ जी सयानी, कुछ बताना है? आप हैंड रेज कर रहे हैं तो यहां से इजीली आ जाएगा। आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहां तो बता ही दिया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ का फॉर्मूला क्या है और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ का फॉर्मूला क्या है, उसको यूज करके, और ये मोर देन इक्वल टू 0.99 हो जाएगी, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। करके देखिए। तो इसमें किसी एक पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी मान सकते हैं ना? हाँ ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसने फिक्स नहीं किया है, इसने कहा है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो म्यू के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं जो म्यू के अबाउट सिमेट्रिक, आंसर कॉमन ही रहेगा। वैसे भी कर सकते हैं, आप कुछ अज्यूम भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए यूनिफॉर्म है, म्यू हाफ ले लीजिए, तो उसके हिसाब से वैसा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी आ जाएगा यहाँ से, हमने सॉल्व पहले कराए हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ आप लोगों को एक एक क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करके आप फिर मुझे बताओ कौन कौन सा डाउट है, नहीं तो ये पूरे साल आपके डाउट ही रहेंगे। आप एक दिन में इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सर इसमें 60 में ये डाउट है, ये बता दो, हो गया, आपने लिख लेना है। अब फ्यूचर में कभी भी उसमें डाउट हो वापस जाके देखो, ये है। लेकिन आप सॉल्व पता नहीं आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे यही क्वेश्चन ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप ऐसे रैंडमली ट्राई देखोगे तो लगेगा नहीं होगा, लेकिन आप सॉल्व कर चुके हो, फिर आप ट्राई करोगे हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये आइडिया है। यहाँ हमारे पास है pxy is a point which is nearest to the origin and lies on the intersection of the surface। ये तो कल ही पूछ रहे थे ये, तो हमें क्या करना है, इस p से डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन का, उसको मिनिमाइज करना है ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस। तो क्या करना है, z की वैल्यू ये रख दो, इक्वेशन आ गई। तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से हो जाएगा कि मिनिमाइज डिस्टेंस सब्जेक्ट टू द, यहाँ से इन दोनों का सॉल्यूशन से एक इक्वेशन आएगी xy के टर्म में, टू वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे है कि xy आपके पास रैंडम वेरिएबल है इस तरीके से कि x यूनिफॉर्म है 0-4 पे, और y गिवन x जो है आपके पास वो यूनिफॉर्म है 0x²/4 पे। तो पूछ रहा है ey स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e ऑफ y स्क्वायर गिवन x, ऐसा लिख सकते हैं, इससे भी आ जाएगा। हाँ अच्छा, इससे बेटर है कि काम कीजिए, हाँ ये भी कर सकते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। ey स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ y प्लस ey का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो ये आपको पता है, x आपको पता है यूनिफॉर्म 0-4 है एंड y गिवन x पता है, तो इजी है, तो सिंपल। आप पहले आप ey निकाल लीजिए। ey कैसे निकालेंगे, e ऑफ y गिवन x से, यहाँ से इजीली आ जाएगा। फिर आप वेरिएंस y निकाल लीजिए, कैसे, e ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ e ऑफ y गिवन x। ठीक है,
यहाँ से आ जाएगा, और जब EY आ गया, वेरिएंस ऑफ Y आ गया, तो आप EY स्क्वायर तो निकाल ही लेंगे इन दोनों के हेल्प से। तो ये हिंट हो गया इसका, और लिख के देखिए तभी समझ आएगा। यहाँ पे क्या है कि x1 x2 x3 आपको दे रखा है, रैंडम वेक्टर है विद डिस्ट्रीब्यूशन, ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू आपके पास ये है और सिग्मा आपके पास ये है। तो x1 गिवन दिस, तो ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये आपने मल्टीवेरिएट नॉर्मल में पढ़ा ही है, हाउ टू फाइंड। सो इसका फॉर्मूला जस्ट अप्लाई कर लीजिए, है ना, तो जैसे हो जाएगा खत्म, यही है। तो मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग 2023 गेट पेपर, 2022 गेट पेपर के एक एक क्वेश्चन लिख के सॉल्व करके एक काम कीजिए, आप लोग ग्रुप में भेजिए, है ना, ताकि मुझे भी दिखेगा क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जो जो क्वेश्चंस रह गया वो मुझे एक साथ सारे क्वेश्चन नंबर भेजो कि दिस क्वेश्चन इज डाउट, 2023 में क्वेश्चन नंबर दिस, 2022 में क्वेश्चन नंबर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर भेजो, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक जगह मर्ज करके उसको ना स्कैन करके आप सिंगल PDF बना के भेजो मुझे। फिर कल 9 to 11 में इसका हम डाउट करेंगे, ये है। क्योंकि वैसे सॉल्व करूंगा तो मुझे भी काफी टाइम लगेगा, फिर बहुत टाइम किल होगा। मतलब ऐसे रैंडमली आप पहले भेजो, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर आपको बताऊंगा, आसान रहेगा। ठीक है सर, क्वेश्चन 40 में डाउट थी। 40 में 40 जो कह रहा है, ये कौन सा चल रहा है, 49। बताइए इसमें क्या डाउट है। मतलब ये नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रहा, चलो मैं सॉल्व करता हूँ।